बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, आज जो मौजू मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके लिए, मेरे लिए, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बात होगी पानी की। हम जानते हैं पानी जो कि ज़िंदगी की अलामत है, पाकिस्तान के लिए मौत बन जाती है। वजह यह है कि हम तैयार नहीं होते हैं। हर 2-3 साल के बाद सैलाब भी आता है, हमारे यहाँ डैम्स के ऊपर आवाम को डैम फुल बना दिया जाता है और क्या कुछ नहीं होता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस वक्त शहर कायद के अंदर 7th कराची इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसके अंदर बहुत सारे मौजू ज़ेरे बहस आ रहे हैं। गुफ्तगू इसी बात के ऊपर हो रही है कि पानी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग के अंदर क्या बेहतरी आनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह इंप्रूव करना चाहिए, हमारी क्या कोताहियां हैं, मुस्तकबिल बेहतर कैसे होगा। और इसी कॉन्फ्रेंस की बदौलत एक बड़ी अहम शख्सियत जो ज्यादातर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होती है, आज पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब में है। यकीनन उनका तारुफ करवाना जरूरी समझता हूं। वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और अपना इंट्रो भी छोटा रखूंगा ताकि उनसे ज्यादा गुफ्तगू हो सके। कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर साहब, अस्सलामु अलैकुम। आपके वक्त के लिए आई एम रियली इंडेटेड एंड ग्रेटफुल फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड थैंकफुल टू द 7th कराची इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस जो आपको कराची लेकर आए और आप चीफ गेस्ट बने आज वहां पे, और ये कल और परसों भी जारी रहेगी। आज मैं आपसे पानी के ऊपर गुफ्तगू पहले शुरू करूंगा क्योंकि वो जरूरी है। क्या वजह है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कि पानी ने बम की जगह ले ली? पहले हमको बम की धमकी आती थी कि बम मार देंगे, एटम बम गिरा देंगे। अब हमें धमकी आती है हम आपका पानी बंद कर देंगे, और फिर पानी को रोक के स्पीड में छोड़ दिया जाता है, सैलाब आ जाए। वॉरफेयर की दुनिया में, जंगों की दुनिया में पानी ने बम की जगह कैसे ली, इसके ऊपर आप रोशनी डालिए मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम तला साहब, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर स्टूडियोज। देखें जी, ये आपको याद होगा कि एंशंट फोक विजडम है, और पंजाब में भी, सिंध में भी लोग कहते थे फलाने का हुक्का पानी बंद कर देंगे। वो कोई जो जागीरदार होता था, जो मालिक होता था, जो जिम्मेदार होता था, वो ये धमकी देता था कमज़ोर मुजारे को या हारी को कि जनाब अगर को किया तो मैं आपका हुक्का पानी बंद कर दूंगा। ये एक मिसाल बनी हुई है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो बुली जो है उसकी सोच तो एक ही होती है ना, चाहे वो गांव का बुली हो या इलाके का बुली हो या मुल्क में किसी को बुली करने की कोशिश करें। तो ये एक अनफॉर्चुनेट हो गया है। हमारे पड़ोस में, हमारे खित्ते में कुछ बुलीज रहते हैं, या एक आध बुली तो है हमारे मशरकी जो हमसाया है हिंदुस्तान, तो उन्होंने ये थ्रेट दी थी हमें, तो उसका फिर हमने जवाब भी दे दिया। और अब उसका जवाब उनको चाइना ने भी दे दिया कि चाइना उनके ऊपर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर एक अपना डैम बना रहा है। तो इस हवाले से वो थ्रेट तो ख़त्म हो गई है इंडिया की तरफ से। लेकिन एक नई थ्रेट भी आई है। अफगानिस्तान ने भी कहा है कि चूँकि जब से उनके वज़ीर ख़ारजा गए हैं हिंदुस्तान, तो उन्होंने भी इंडियन प्ले बुक को फॉलो किया। उन्होंने कहा हम भी डैम बनाएंगे कुना रिवर पे, जो बाद में बनती है काबल रिवर। तो वो भी ये उसी का वेपनाइजिंग वाटर के पानी को, एक जो अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है हमें, उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे मईशत को गर्क करने के लिए और वीकन करने के लिए मुल्क को। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। और जो मेरा जो इंट्रो था उसमें एक और जुमला था मुशाहिद साहब के, पानी जो जिंदगी की अलामत है, पाकिस्तान के लिए मौत बन गया। सैलाब हम हर दूसरे तीसरे साल देखते हैं सर। डैम्स की बड़ी बातें होती हैं, डैम्स के लिए कौम पैसे भी जमा करती है, डैम नहीं बनता है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि सर हम क्या करें कि हम सैलाब की तबाहियों से बच सकें। आपका इस पे ओपिनियन सर? देखें जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने जो की। देखें ना, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इज दिस थिंग अ ब्लेसिंग और अ कर्स। कई जगह वो ऑयल रिच कंट्रीज हैं जो अफ्रीका की, उनके लिए तेल बहुत है लेकिन गुर्बत भी बहुत है साथ साथ। तो इशू जो है ये मैन मेड है कि एक तरफ पानी की किल्लत है। आप खुद देखेंगे, हम कराची में बैठे बात कर रहे हैं, कराची में आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। कराची में, सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, कराची में 2 अरब का पानी टैंकर्स के जरिए हर रोज बिकता है, 2 बिलियन एवरी डे। देखिए ना, कितनी शर्मनाक बात है कि कराची जो इकोनॉमिक हब है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट करता है 60-70% मुल्क का, उसमें यह हाल है कि इट्स ऑल लिंक्ड विद गवर्नेंस, कि इधर पानी की किल्लत है, और जब फिर पानी आता है तो वो फ्लड आता है, इट्स अ फ्लड एंड स्वीप्स अवे पीपल एंड होम्स। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नेंस का इश्यूज हैं, प्लानिंग ठीक नहीं है,
और वो काम नहीं किया, और इसीलिए जो इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस आज हो रही है और कल भी होगी कराची में, उसने ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को इन्वॉल्व किया है। सिटीजन एक्टिविज्म, सिविल सोसाइटी, जो मेन स्टेक होल्डर तो अवाम है ना जी, उनका जो इशू है उनको हल किया जाए और अवाम खुद प्रपोजल्स दें और उनका फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे एक वाटर कमीशन भी बनाया है उन्होंने और एक पीपल्स चार्टर भी तैयार किया है। आपका एक जुमला भी था वहां पे जो मैंने सुना, जिसके ऊपर मैं थोड़ी तफसील चाहता हूं आपसे। मुशाहिद साहब ने वहां कहा कि जिस तरह सियासत के अंदर हाइब्रिड निज़ाम है, इस हाइब्रिड निज़ाम को हमें क्लाइमेट चेंज और वाटर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए लाना होगा। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू मेंट मुशाहिद साहब। देखिए जी, हाइब्रिड से मुराद ये है कि इट इज़ अ होल ऑफ सिस्टम अप्रोच। हमारे यहाँ कुछ लोगों को एकदम हो जाता है कि ये हाइब्रिड में आ जाती है, क्योंकि हाइब्रिड ऑल्सो पॉलिटिकली मीन्स कि फौज भी है और सिविलियन भी है और गवर्नेंस में दोनों शामिल हैं। और एक मॉडल आपने देखा था, वैसे कुछ लोग समझते हैं सर हाइब्रिड का मतलब है कि जमहूरियत भी है और आमरियत भी है, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी टुगेदर। पाकिस्तान में नहीं, मैं इस तरह नहीं कहूँगा। हमारे यहाँ क्लासिकल आमरियत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हम फिर भी जानदार मुल्क है। मैं एडिटर था जनरल ज़ियाउल्लाह के ज़माने में, और वो महल आपके गॉडफादर थे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में। अगर आमरियत का नाम सुना है तो वो आमरियत देखें जब लोगों को कोड़े भी पड़ते थे। वी वर द फ्रीएस्ट पेपर, द मुस्लिम अखबार। वो तो सर वो तो अजीब सा दौर था ना कि वीसीआर को हराम डिक्लेयर कर दिया गया था और शत्रुघ्न सिन्हा उनके घर आते थे। हाँ बिल्कुल, और वो लता मंगेशकर के गाने भी सुनते थे घर में। तो ऐसी कोई वो, और उस माने में मुस्लिम अखबार एक आजाद लेफ्ट ऑफ सेंटर लिबरल अखबार था, राइट अंडर द नोज ऑफ रावलपिंडी एंड जीएचक्यू। और वो तनकीद भी करता था। मेरे जैसे लोग तो काबुल भी गए थे, हमने अफगान पॉलिसी पर उनके इख्तलाफ किया, उनकी वर्दी पर इख्तलाफ किया। और उस जमाने में बड़ी मैं समझता हूँ कि बल्कि ज्यादा आज़ादी थी उस जमाने में बनिस्बत आज के दौर में। आज के दौर को तो पता नहीं चलता क्या हो जाता है। वैसे सर उस दौर का एडिटर सेनेटर बन सकता है आज के दौर में, आज के दौर का एडिटर अगले 50 सालों में भी सेनेटर बनने का ख्वाब भी नहीं देखेगा। इसकी क्या वजह है? आई थिंक थोड़ा सा ये भी है कि ये कल्चर ऑफ डिफाइंस है, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस। थोड़ा सा आप में भी दम होना चाहिए और दानिशमंदी भी होनी चाहिए कि आप अपनी बात कह भी जाएं, सर्वाइव भी कर जाएं और अपना फोकस रहें, कंसिस्टेंट रहें। और एक और चीज़ है, अब कमर्शलाइज बड़ा हो गया। उस जमाने में कोई हम जैसे लोग सोच रहे नहीं थे कि प्लॉट्स हों या परमिट्स हों या पैसा हो या कोई फेवर्स लिए जाएं। अगर ये काम करना है ना आपने, कल मैं हक कहना है, तो फिर आप सिस्टम से कोई फेवर्स ना लें। ये ना कहें कि मुझे वो प्लॉट दे दो, मुझे फलाना पैसा दे दो, मुझे ये कर दो। देन यू हैव टू बी स्क्वीकी क्लीन, तो देन यू कैन डू दैट। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। आजकल का दौर चेंज हो गया है, आजकल का दौर जरा कमर्शियल दौर हो गया है, जिसमें ज्यादातर मेरे ख्याल में मीडिया भी कमर्शलाइज बहुत हो गया है। वापस आते हैं वाटर कॉन्फ्रेंस के ऊपर। सर हिसार फाउंडेशन बड़ा काम कर रही है सीमी कमाल, और पहली बार नहीं हो रही है वाटर कॉन्फ्रेंस, 7वीं बार हो रही है। अब पानी के हवाले से मुशाहिद साहब, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कितना पानी वेस्ट हो जाता है जिसको रीयूज किया जा सकता है। लोग अपने घरों के अंदर किस तरह नलका खोल के, शावर खोल के इस्तेमाल करते हैं। हमें ये रियलाइज करना होगा एज ए नेशन कि पानी एक अल्लाह की बड़ी नेमत है और इसको सही यूज करना बहुत जरूरी है। हाउ डू वी डू दैट सर? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, जिस सेक्टर में मैं रहता हूँ उधर लोकल जो CDA है, कैपिटल डेवलप, उन्होंने फाइन लगाया हुआ है होजिंग पर कि गाड़ी साफ करना, जो लोग कहते हैं ना पाइप के साथ, तो ऐसी होती है तो कंप्लेंट्स हम कर लेते हैं, दे आर फाइंड ऑन दैट। तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। उसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ कानून साजी से कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज पर कानून है लेकिन उसकी अमल दरामद नहीं है। इसमें अवाम की शमूलियत जरूरी है, सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, सिटीजन्स एक्टिविज्म। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई आज सीमी कमाल साहिबा की जो हिसार फाउंडेशन है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। इसमें लोगों को शामिल कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी, NGOs, आम लोग जो हैं, एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट, आप जैसे मीडिया के लोग भी, कि वो इसको आगे लेके चलेंगे। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। वैसे सूबों के दरमियान तो पानी के ऊपर सर बड़े गर्मा गर्मी हो जाती है। आपने देखा बॉर्डर पे एहतजाज शुरू हो जाता है, वकील निकल आते हैं और फिर बहुत कुछ होता है। अब ये किस तरह सॉल्व होगा? पाकिस्तान का जो पानी का मसला है ये किस तरह सॉल्व होगा? किस तरह सूबों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और सूबे ये कहना बंद करेंगे मेरा पानी मेरी मर्जी? देखें जी, इसके लिए एक मिसाल आपके सामने है। 1991 में वाटर अपॉर्चमेंट अकॉर्ड हुआ था जी, और बड़ा कामयाब हुआ था।
खुश उसलूबी से हुआ था। और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? सिर्फ ये चीज़ थी कि आपने चारों सूबों को एतमाद में लिया, आपने चारों सूबों से मशवरा किया और चारों सूबों के जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो एक टेबल पर बैठ के उन्होंने ये वो फैसले किए। आज आपने सिर्फ एक और बात की कि अगर बिलियन ट्रीज सुनामी आ सकता है तो फिर मिलियन पॉन्ड्स भी बनने चाहिए, ये प्रोग्राम भी आगे बढ़ना चाहिए। सर, हम देखते हैं कि चाइना इतना बड़ा डैम बनाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम, और बताया जाता है कि उसने काफ़ी सारी चीज़ें हिला के रख दी दुनिया में। हम देखते हैं कि सर इंडिया हो, दूसरे मुल्क हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो, वो डैम्स के ऊपर जोर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक प्रॉब्लम आया था कि हमने कालाबाग डैम के ऊपर ऐसी कंट्रोवर्सी बनती हुई देखी, इतने नेगेटिव सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में क्रिएट हुए कि फिर डैम का जिक्र आते ही पहली चीज कालाबाग डैम आती है, लोग कहते हैं उसका जिक्र नहीं कीजिएगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, हमारे जज्बात मजरूह हो जाएंगे। आज पाकिस्तान में डैम बनना एक ख्वाब ही है। क्या आप समझते हैं ख्वाब कभी पूरा होगा? क्या हमें डेवलप्ड नेशंस की तरह भी यहाँ पे रेजर्वॉयर्स, मिलियन पॉन्ड्स, डैम्स की तरफ बढ़ना होगा, या फिर ये भी पॉलिटिक्स की नजर हो जाएंगे? सर देखिए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। कालाबाग डैम का भी ये हुआ कि जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो उसको एड्रेस नहीं किया गया, और एड्रेस किया जा सकता था लेकिन किसी की ना हिम्मत थी, ना विल थी, ना सलाहियत थी, और वो लिंगर होता गया। अब ये नामुमकिन हो गया, चलो उसको तो ख़त्म करें। लेकिन आपका जो इशू है पानी का, उसके कई तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि यू हैव टू बिल्ड अ लार्ज डैम फॉर दैट। जैसे आपने बात की वाटर रिजर्वॉयर की, जैसे सीमी कमाल साहिबा ने बात की है ये पॉन्ड्स की, ये कैनाल्स की। ऐसे इश्यूज आप लेके आए जिनसे लोगों को फीलिंग हो कि हमें भी स्टेक होल्डर्स हैं और हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई फुकदान है एतमाद का, अगर ट्रस्ट डेफिसिट है सूबों के दरमियान, कालाबाग डैम में एक तो वाकया हुआ था कि पानी पंजाब ने शायद सिंध का रोका था और वो बुनियाद बन गया उस चीज़ का कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है, तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर किया जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल वी लिव इन अंडर द सेम टेंट, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सब बराबरी का मुकाम है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन और रिसोर्सेज। आपकी नज़र में सर पाकिस्तान को अपने पानी को यूटिलाइज करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नेमत पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या सिपा सालार को खुद इंटरवीन करना होगा, या फिर आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब को कुछ पॉलिसी मेकिंग में इंप्रूवमेंट लानी होगी, हमें अपनी मैनेजमेंट इंप्रूव करनी होगी? क्योंकि देखा यही जा रहा है कि पाकिस्तान का जो अपर हिस्सा है उसके पास तो पानी बहुत है सर। KPK में, पंजाब में पानी की वो शॉर्टेज नहीं है जो बलूचिस्तान और सिंध में स्पेशली है। आपकी नज़र में क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस इशू को रिलेट करना चाहिए? कराची का जो वाटर प्रोजेक्ट है सर, वाटर लाइन है, वो कोई 70 बिलियन रुपीस की बननी है, जो कि कई सालों से नहीं बनी है। सैडली हम 70-80 अरब रुपए गंदुम के जाया होने पे रिलीज कर देते हैं सर, लेकिन वाटर प्रोजेक्ट पे टाइमली रिलीज नहीं करते हैं और फिर वो 400 अरब का हो जाता है और फिर उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपकी नजर में हाउ डू वी यूटिलाइज आवर वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर्ली टू सेटिस्फाई एवरीवन सर? देखिए जी, बुनियादी चीज है, यू हैव टू डिक्लेयर अ वाटर इमरजेंसी। ये एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है एंड वी हैव टू ट्रीट इट ऑन अ वॉर फुटिंग, और उसमें मोबिलाइज करें सबको। सबसे मुराद मेरी है, चाहे आप खाकी में हैं या मुफ्ती में हैं, इट्स अ नेशनल कॉज। कोविड में क्या किया था आपने? सबको मोबिलाइज किया था, यू हैड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, आपने सबको मोबिलाइज किया था, यू हैड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और सीपेक में भी शुरू में आपने सबको सब ऑन बोर्ड थे, यू हैड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो बड़ा सिंपल है इस में। और दूसरी बात यह है कि प्रायोरिटीज अपनी चेंज कर लें। ये रवायती डायरेक्टिव देने से कुछ नहीं होगा। ये जो है आपने ठीक कहा, जहां पानी का मिकदार ज्यादा है उधर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी होनी पड़ेगी और उसकी इंप्लीमेंटेशन आप इंश्योर करें। ये सिर्फ नहीं कि हमने कह दिया, डायरेक्टिव इशू कर दिया और उस हवाले से इट हैज टू बी अ वाटर इमरजेंसी। और जो आपकी रवायती गवर्नेंस है जो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हो रही है, या वैसे जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, वो तो गपशप ही है, चलते हैं। दे आर वेटिंग फॉर इट्स मोर ऑफ फायर ब्रिगेड अप्रोच, जहां आग लगती है आग बुझाओ, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है, प्रीएम्प्टिव अप्रोच नहीं है कि मसले को हमने हल करना है वंस एंड फॉर ऑल। दे आर वेटिंग, एज दे सेड, आज भी बात हो रही थी कि दे आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डिजास्टर। आपने कहा फायर ब्रिगेड अप्रोच, मैं से कहूंगा फायर स्टार्टिंग अप्रोच, के पहले आग लगाओ और फिर ब्रिगेड को भेज दो। ये उससे भी खतरनाक है। कुछ लोग है कि तीली लगाते हैं, yes. खुद वो गड़बड़, दैट शोज बदनीयती। मैं बात कर रहा था नालायकी की, लेकिन आपने ऐड कर लिया एक और फैक्टर, बदनीयती। वेल सेड सर। शायद साहब, हमने आपसे पहले से पानी की बात की, अब हम लोकल पॉलिटिक्स की बात करना चाहते हैं। आपकी नजर में इमरान खान को और कितना जेल में रखा जा सकता है?
क्या वो अगले 10-15 साल भी जेल में गुजार सकते हैं? और इसका इंपैक्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, जिस तरह पीटीआई को खत्म किया जा रहा है और दूसरी जमातों को प्रमोट किया जा रहा है, आपकी नजर में आज जो हाइब्रिड जमहूरी निजाम है वो किस कदर कामयाब है? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये निजाम अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। योर व्यूज ऑन इट, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। देखें जी तला साहब, हमारे मुल्क की कुछ हकीकत हैं, तल हकायक कह लें, कुछ रियलिटीज़ हैं और वो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा वाज़ेह है। एक तो ये है कि सियासतदान की मौत सियासी हो सकती है, डंडे के ज़रिए नहीं हो सकती। जितनी देर तक कोई सियासतदान मकबूल है, अवाम के दिलों में है, तो उसको आप डंडे से या कानून की तरफ से नहीं ख़त्म कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी मिली द डे जनरल ज़िया-उल हक वेंट, नेक्स्ट डे पीपल्स पार्टी पावर में आ गई इलेक्शन के जरिए। मियां साहब को एग्जाइल भेजा, जब वो ख़त्म हुआ उनका दौर, तो उसके बाद मियां साहब पावर में वापस आ गए। तो ये एक रिवॉल्विंग डोर है हमारे यहाँ, फ्रॉम पावर टू प्रिजन एंड प्रिजन टू पावर। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ कितने केसेस थे? वही जिन्होंने केसेस किए उनके खिलाफ गुलाम इसहाक खान साहब ने उनकी हलफ बर्दारी की एज ए फेडरल मिनिस्टर 1993, क्योंकि उन्होंने मियां साहब को निकालना था। तो ये हमारा रिवॉल्विंग डोर है, इसमें कोई हरफ आखिर नहीं। आई एक्सपेक्ट के 2026 में कैदी नंबर 804 जो हैं वो इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। बहुत बड़ी खबर दे दी है मुशाहिद साहब ने कि 2026 में कैदी नंबर 804 को रिहाई मिल जाएगी। और ये भी मैं बताता चलूं कि उनकी रिहाई होने वाली थी पिछली नवंबर में, नवंबर 2024 में। ट्रंप का इलेक्शन 5 नवंबर को हुआ, 10 नवंबर को उनके मुज़ाकरात शुरू हो गए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ और रिहाई का फैसला भी हो गया था, और 22 नवंबर को उनकी रिहाई होनी थी। लेकिन कुछ उनके इमरान खान साहब की पार्टी में भी उनके नादान दोस्त हैं, वो कहते हैं ना नादान दोस्त वो एक दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी हम 10 लाख लोग लेके आएंगे, 26 को ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा सैबोटाज हो गया। वरना ही वॉज गोइंग टू बी अ फ्री मैन इन नवंबर 2024। नवंबर 2024 इमरान खान आजाद हो चुके होते अगर पीटीआई के नादान वर्करों ने हमाकत न की होती। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, नादान दोस्तों ने या कायदीन ने, जो भी कायदीन ने हमाकत न की होती। मुशाहिद साहब का बड़ा यहाँ पे इंकशाफ, बड़ी खबर उन्होंने दी। मुशाहिद साहब, अब हम ये जानते हैं कि सियासत के असरात सर इकोनॉमी के ऊपर भी होते हैं, सोसाइटी के ऊपर भी होते हैं। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान में सियासत है उसके असरात इकोनॉमी के ऊपर हम देखते हैं तो 47% पॉवर्टी रेट है, यानी 12 करोड़ के करीब लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम है सर। अगर हम बात करें सोसाइटी की तो मुशाहिद साहब आजकल रोज हम देखते हैं कि बच्चों के साथ रेप केसेस, ज्यादती की खबरें लगी होती हैं और हम नहीं रोक पाते उन्हें। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बुराइयां, बीमारियां, चोरी, फ्रॉड, लूटमार, ऑनलाइन आपका फोन एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, अपना नंबर दीजिए, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, विच वी आर नॉट प्राउड ऑफ। व्हाट डू यू सी? इसकी वजह आप समझते हैं हमारे मुल्क के लीडर्स ही हैं, पॉलिसी मेकर्स ही हैं, पॉलिटिशियंस ही हैं, जिनकी नेगेटिव पॉलिसीज ने इंपैक्ट दिया है? मुशाहिद साहब बिल्कुल जी, मैं समझता हूं कि देखिए ना, जो फोकस हो गया है करप्शन को खत्म नहीं करना, गवर्नेंस को ठीक नहीं करना, किस्सा कुर्सी का। अब आप देखें 27 अक्टूबर ब्लैक डे है कश्मीर के हवाले से, यकजहती का हम इज़हार करते हैं मकबूजा कश्मीर में, कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद में। उधर कश्मीरी अवाम इंडियन मकबूजा कश्मीर में क्या ब्लैक डे बना रहे थे, और इधर क्या हो रही थी कि हम कब्जा कौन करेगा। अब नई जो तख्त है छोटा मोटा मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में, आपस में कंसल्टेशन हो रही है। भाई खुदा का नाम ले, आपके पास गवर्नमेंट्स मिली हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, और क्या चाहिए? बस करें, इतना हिर्स और हवस कि वो भी कब्जा करना। चौथा प्राइम मिनिस्टर लाने की कोशिश हो रही है एक टेन्योर में। मुशाहिद साहब, एक टेन्योर में, दिस इज अ जोक। और क्या कर रहे हैं हम? अपना कश्मीर कॉज को डैमेज कर रहे हैं अपनी छोटी मोटी कुर्सी की खातर। और कुर्सी लेके क्या करेंगे आप? कोई कश्मीर को आजाद करेंगे? नहीं, सम पर्क्स, कुछ लोग वजीर बन जाएंगे, कुछ और लोगों को खाने का मौका मिलेगा, जिन्होंने खाना खा लिया था वो फारग हो जाएंगे, नए खाने वाले आ जाएंगे। आई मीन दिस इज जस्ट नॉनसेंस। ये कोई दिस नॉट सीरियस गवर्नेंस। ये इशू है जिसलिए आप कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं चाइल्ड रेप की, आप जो बात कर रहे हैं ये फ्रॉड चीज की, आप जो बात कर रहे हैं जो लोग हमारे ड्रग ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं, अब उसकी बात करें। कितने लोग आपके जेल में हैं, कितने लोग डूब गए हैं बिकॉज ऑफ करप्शन, उनमें से कितने लोगों को आपने सजाएं दी हैं, कितने लोगों को आपने पकड़ा है। तो क्योंकि गवर्नेंस इज इट्स ऑल अबाउट कि
मैं कुर्सी में लेके अपना क्या फ़ायदा उठाऊं, अपनी फैमिली के लिए, अपने कबीले के लिए या अपनी पार्टी के लिए। मुल्क का तो सोच नहीं रहा, अवाम का कोई सोच रहा है। तो दैट इज द कोर इशू एंड दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड। पर हम अवाम का उनको सोचने पर कैसे मजबूर करें? एक सवाल है सर, हम रोज मीडिया पे शोर मचाते हैं अवाम के लिए, गरीब भाइयों के लिए, लेकिन सैडली रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर। उनको तो परवाह नहीं है कि सर उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। हाउ डू वी मेक देम रियलाइज सर? तला जतोई साहब, आप जनूबी एशिया में रहते हैं और पिछले 3 सालों में 3 जनूबी एशिया के ममालिक में अवामी इंकलाब आए हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। करेक्ट। लोग उठे हैं, लोगों ने वजीर आजम के घर, सदर के घर हमले किए हैं। बांग्लादेश में एक हुकूमत जो हिंदुस्तान की हमायत याफ्ता थी, जो 20 साल से कायम थी, उसको उखाड़ फेंका दिया। वो भागी हेलीकॉप्टर में। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका भागा हेलीकॉप्टर में सिंगापुर। वो जो नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देउबा, उसकी बीवी को उन्होंने इतना मारा, वो तो मार देना था उनको, घर जाके मारा। ये अब जनूबी एशिया जो हम कहते थे बड़ा सॉफ्ट जगह है, बड़े मासूम लोग हैं ये, और ज्यादा ये धीमे लोग हैं, ये ज्यादा इंकलाबी नहीं है। ये आपके पड़ोस में हो रहा है इर्द गिर्द। पाकिस्तान कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ नेचर। आप इंतजार ना करें कि जिस दिन लोग खुद खड़े हो जाएंगे इस जुल्म के खिलाफ और इस ज्यादती के खिलाफ। आपकी नजर में सर पिछले इंतखाबात इलेक्शंस फ्री एंड फेयर थे? अगर नहीं थे तो पाकिस्तान की तारीख में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या कभी होंगे भी या नहीं? फ्यूचर में भी कभी होंगे या नहीं? इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा? इसी तरह सिस्टम चलता रहा मुशाहिद साहब तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। डोंट यू एग्री सर? देखें जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख में 2 दफा हुए हैं और दोनों दफा फौजी दौर में हुए हैं। ठीक। एक दफा 1970 में जनरल मोहम्मद याया खान ने इलेक्शन करवाए जो फ्री एंड फेयर थे, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और अवामी लीग इलेक्शन जीती। और दूसरा फेयर एंड फ्री इलेक्शन जनरल मुशर्रफ ने करवाए थे 2008 में, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इक्तदार में आए। ये वाहिद इलेक्शंस थे एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर। अब नया मॉडल आ गया हाइब्रिड प्लस, उसमें आपको टेक ओवर करने की जरूरत नहीं, मुबारक हो, मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं, यू कैन स्टिल रन द शो। नहीं, ये आपने एक और इंकशाफ कर दिया है कि हमारा जमहूरी निजाम हाइब्रिड से हाइब्रिड प्लस में चला गया। हाइब्रिड प्लस। प्लीज इलैबोरेट एंड एक्सप्लेन। उसमें यह हुआ है कि पाकिस्तान में कंसेंसस आ गया है, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो। रात 12 से सुबह 5 बजे तक हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने मेहनत करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की सर, और उसके समरात आप देख रहे हैं, उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। डू यू थिंक कि हमारा जस्टिस सिस्टम बेहतर हुआ 26वीं आईनी तरमीम के आने से या बुरा हुआ? क्योंकि हमने ये देखा सर कि 5 हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, खुद चल के जाते हैं, एक जज की डिग्री जाली हो जाती है, फिर 2 मेंबर बेंच बैठते हैं उस जज की डिग्री के हवाले से, तो एक जज साहब माजरत कर लेते हैं, ही रेस्क्यूज हिमसेल्फ एज पर द मीडिया हेडलाइंस। आपकी नजर में 26वीं आईनी तरमीम ने निजाम अदल पे क्या असरात मुरतब किए सर? मैं समझता हूं कि सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम का इशू नहीं है। 2017 को एक सॉफ्ट कू होता है पाकिस्तान में, और सॉफ्ट कू एस्टैब्लिशमेंट कराती है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और उसमें वो किसको इस्तेमाल करती है? जुडिशरी को। और वो जुडिशरी अहकामा की बुनियाद पर मियां साहब को डिस्क्वालीफाई करते हैं, जो बिल्कुल फ्रॉड मैंडेट था। उसी तरीके से जिस तरह 1979 में पाकिस्तान की जुडिशरी ने जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया था। तो ये 26वीं तरमीम तो अभी आई है ना जी, उससे पहले भी मेरे ख्याल माफ करना मसले थे हमारे जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में भी, जिसमें वो दे वर हैंडमेडन, दे वर यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स एज पार्ट ऑफ द पावर गेम। सेनेटर साहब, यू मीन अदालतें आजाद हैं आज, या फिर आप कह रहे हैं कि जिस तरह पहले भी अदालतें आजाद नहीं थी उसी तरह आज भी अदालतें आजाद नहीं हैं? क्या गरीब आदमी को इंसाफ मिल सकता है? क्योंकि सर वही है ना, जिसकी जेब में बहुत सारा पैसा हो वही अदालत जाएगा, जिसके पास 20-25 साल हो वही अदालत जाएगा। निजाम अदल हमारे दीन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी फिक्स इट सर? देखिए जी, बी वेरी क्लियर, थ्रू आउट आवर हिस्ट्री हमारे कानून जो होता है, लागू होता है, वो लावारसों के लिए होता है, जिनका कोई आगा पीछा नहीं। जो VIPs हैं, जो अमीर हैं, जो पावरफुल हैं, उनको लॉ और जस्टिस हैज नेवर अप्लाइड। सो ये वी शुड एक्सेप्ट दिस रियलिटी। जिस दिन वो अप्लाई होगा वो हो जाएगा का मामला ठीक। क्या कहा था विंस्टन चर्चिल ने? उसे पूछा गया हालात बहुत खराब हैं,
इन्वेजन हो रही है, पूरा यूरोप फ्लैट हो गया, नाज़ी जर्मनी ने कैप्चर कर लिया यूरोप, हिटलर उनके शोर्स पर पहुंच गया। उसने कहा अदालतें काम कर रही हैं कि नहीं? आर दे डिलीवरिंग जस्टिस और नॉट? उन्होंने कहा हाँ जी अदालतें तो काम कर रही हैं। कहते देन ब्रिटेन इज सेफ, फिर हम बचे हुए हैं। इंसाफ मिलेगा तो होगा। हजरत अली का क्या कॉल है? कुफर की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत नहीं चल सकती। ये हजरत अली का कॉल है। क्या पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही हैं आपकी नजर में? जिस तरह विंस्टन चर्चिल को जवाब मिला था कि हाँ कर रही हैं, क्या आप जवाब देंगे कि पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही हैं? मेरे ख्याल में जुज़वी तौर पर काम कर, जुज़वी तौर पर। ये कुछ जजेस हैं, आप हमेशा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मुशाहिद साहब के, ना यहाँ के ना वहां के। यहाँ के लोग भी आपको अपना समझते हैं, वहां के लोग भी आपको अपना समझते हैं, सबके अपने आप। देख आप फैक्ट्स की बात करें ना, द सिचुएशन इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। हमारा होता है ये यस एंड नो, ब्लैक एंड व्हाइट। आई एम सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर इज अ रूम। आप देखें, आप कहते हैं जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप में, उसमें मैं कहता हूं कि बड़ी आजादी थी हमें मीडिया को, लेकिन आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि वो आजादी किस तरीके से इस्तेमाल करें आप। बिल्कुल ठीक सर। आपको एस्टैब्लिशमेंट का करीबी शख्स समझा जाता है कि जिनके पास हमेशा एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन होती है। आपकी नजर में आज जो मुल्क में करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, उसको सही करने के लिए हमारी एस्टैब्लिशमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? नैब कुछ क्यों नहीं कर रहा? एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट्स कुछ क्यों नहीं कर रहे? ब्यूरोक्रेट्स हमारे सुसाइड कर रहे हैं। योर व्यूज ऑन इट? आई फील अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इशू बन गया है पॉलिटिकल लॉयल्टी इज फर्स्ट, करप्शन इज लेटर। अगर आप हैं यस मैन, यस सर, दैट इज फाइन। वो आपने कहा था ना, दे डोंट लाइक टू हियर नो। तो उसमें अगर आप चोर भी हैं, करप्ट भी हैं, लेकिन वो कहता ना था ना, एक दफा वो मिलने आया शाह ऑफ ईरान जॉन एफ कैनेडी को। तो जॉन एफ कैनेडी का एक खास आयरिश माफिया का बंदा था। आयरिश माफिया से मुराद है जो आयरिश मैन था, उसका स्पेशल असिस्टेंट था डेव पावर्स, जो उसके साथ बहुत करीब था, लाइक अ फैमिली कॉन्फिडेंट। उसने कहा यार मैं लेट हूं उस मीटिंग के लिए, शाह ऑफ ईरान आ रहा है, तुम मुझसे 15-20 मिनट गप मारो, एंटरटेन हिम, आई विल बी लिटिल लेट। व्हाइट हाउस की बात कर रहा हूं मैं। तो उसने बाद में पूछा, डेव हाउ वाज योर मीटिंग विद द शाह ऑफ ईरान? कैसा बंदा है? वो साडा बंदा है, ये बात है, वो साडा बंदा है फॉर ऑल हिज नुक्स। सो ये अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है। तो उसमें उसके सारे ऐप जो हैं वो छुप जाते हैं। बिल्कुल नहीं जी, साडा बंदा है, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है सेनेटर मुशाहिद के साथ। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं और अब भी काफी चैलेंजेस बाकी हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब में है। हम जानते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शरीक हो रहे हैं और उनकी मुलाकात वली अहद के साथ दोबारा हुई है। बहुत सारे MOUs साइन हो रहे हैं एनर्जी और पावर के हवाले से, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग जो इस वक्त हो रही हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ आप जानते हैं बड़ा गहरा पुराना है, उसके ऊपर भी सवाल पूछना है मैंने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से। मुशाहिद साहब, हम जानते हैं सऊदी अरब ने कहा था कि पाकिस्तान पे हमला हुआ तो समझेंगे हमारे ऊपर हमला हुआ, फिर अफगानिस्तान का हमला हुआ, लेकिन हमने अकेले ने जवाब दिया, सऊदी अरब हमारे साथ शामिल नहीं हुआ। सारे यकजहती जरूर किया, लेकिन जो सऊदी अरब और पाकिस्तान की रिलेशन है, हम सुनते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाएगा। वो रिफाइनरी कब आएगी, कैसे आएगी, कौन लाएगा, क्वेश्चन मार्क। हम बहुत सारे MOUs देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, बायलैटरल ट्रेड, म्यूचुअल कंसेंसस, ये वो वर्ड्स हैं जो हमने बहुत बार सुने हैं मुशाहिद साहब प्रेस रिलीजेस के अंदर, बट एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट आते हुए हम नहीं देख रहे हैं। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं खड़ी हुई है। आप थोड़ी रोशनी डालिए सर। देखें जी, आप लिस्ट बना लें कि कितनी मुलाकातें हुई हैं हमारे कायदीन की सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, कतर के साथ, कितने वादे हुए हैं, कितने MOU हुए हैं, और कितनी दफ़ा अनाउंस किया गया है कि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, 2019 में मोहम्मद बिन सलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं MBS सऊदी अरेबिया के आए, इमरान खान साहब का दौर था, और अनाउंस किया गया कि 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी गवादर में लगेगी। आपको याद हो गया, 10 बिलियन डॉलर्स। मैंने बाद में उनसे कुछ सालों के बाद पूछा सऊदी से, उन्हें कहा जी आपने तो फिजिबिलिटी तैयार नहीं की, आपने हमें जमीन भी नहीं दी, आपने वादा किया था 2 चीजों का कि जमीन हम देंगे और फिजिबिलिटी हम बना के देंगे। माशाल्लाह हमने वो काम नहीं किया, और वो 10 बिलियन डॉलर उसने कहा कि वो पड़े हुए हैं इसके लिए अभी तक बकौल उनके, अब पता नहीं है कि नहीं। सो बात ये है, नंबर 1 ये एक इशू है आपकी नालायकी का। इस गवर्नेंस सिस्टम के तहत ये तरक्की मुल्क नहीं कर सकता। यू हैव टू डू रेडिकल सर्जरी।
on how we function as a government or governance system. Be very clear on that. इसीलिए आपने आज जिक्र किया था क्लाइमेट चेंज के लिए $700 मिलियन रखे हुए हैं, लेकिन हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी तरफ से तैयारी पूरी नहीं है, ना फीजिबिलिटी ना प्लानिंग। ये देखे ना, ये बात आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है कि $700 मिलियन पड़े हुए हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, किसी ने प्रोजेक्ट दिया नहीं, फीजिबिलिटी भी तैयार करके नहीं दी, तो ये तो नालायकी है ना जी। फिर नालायकी, नाअहली, हमाकतें, वेरी सैड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जानते हैं कि हमारे सिपा सालार सर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की पर्सनल इंटरेस्ट एंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी में, सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेसी में। वो टूर्स में नजर आते हैं, वो तस्वीरों में नजर आते हैं और हम इस डिप्लोमेसी को कामयाब होते हुए देखते हैं। लेकिन फिर हम जब अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेसी देखते हैं मुशाहिद साहब, तो उसके अंदर उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या प्रेजेंस नहीं दिख रही होती है, जिसकी आज मैं समझता हूं, इन माय ओपिनियन, यू कैन एग्री और डिसएग्री, हमें जरूरत है कि अगर हमारे सिपा सालार साहब अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेसी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते, अपनी प्रेजेंस दिखाते, खुद जाते, तो मैं समझता हूं कि ये एक दिन में ताल्लुकात हमारे कहां से कहां पहुंच जाते। डू यू एग्री मुशाहिद साहब? नहीं, नॉट क्वाइट। ठीक, मैं आपसे मुद्दबाना इख्तलाफ करूंगा। जी सर। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान इज मोर ट्रिकी देन दैट। अफगानिस्तान में इसलिए ट्रिकी है कि अफगानिस्तान की माजी की हमारी पॉलिसी फेल हो गई है, वो गलत पॉलिसी थी। वी टॉक्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। फिर एक ज़माना था, मैं खुद मौजूद था, आप कहते हैं खबर दें, 5 जुलाई 2022 को इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, और हमें नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई जिसमें जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर थे और जनरल नदीम अंजम DG ISI थे। और उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम गुफ्तगू शुरू करेंगे, टॉक्स विद द TTP, और उसकी क्या ज़रूरत है, क्या अफादियत है, फलाना फलाना फलाना। उसमें कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया, जिसमें मैं भी शामिल था, बिलावल भुट्टो भी शामिल था, मोहसिन दावर भी शामिल था, सेनेटर मुश्ताक भी शामिल थे। ये 3-4 लोग थे, यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स ऑफ वन हैंड। और बल्कि मैंने कहा कि आप मुज़ाकरात करें, हु आर योर गारंटर्स? तो जवाब मिला कि जी गारंटर्स तो अफगान तालिबान हैं TTP के, इस टॉक्स के। तो हमारी जो शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज थी, उसमें मैंने मिसिंग पर्संस का भी इशू रेज किया। बाय द वे, जनरल बाजवा से मैंने क्वेश्चन किया, आर्मी चीफ थे, कि ये जो मिसिंग पर्संस हैं बलोचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के या किसी और सूबे के भी हों, ये एक दब्बा है पाकिस्तान पर, इट्स अ ब्लैक स्पॉट। मैं क्या, पाकिस्तान वो मुल्क है जो जमहूरियत की पैदावार है, जिसके लीडर बानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो था भगत सिंह, जिसको ब्रिटिश टेररिस्ट कहते थे, उसके लिए आवाज़ उठाई थी कि उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। तो मैं क्या, हमारा तो DNA में है इंसानी हकूक़ की हिफाजत और जमहूरियत की पासदारी। तो ये ये जो है मिसिंग पर्सन, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये उसका हल ये है। तो मैंने कहा, उसको प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज साहब, उस वक्त भी थे, मैंने कहा शहबाज साहब सीज द मोमेंट, ये कानून साजी करें जो कह रहे हैं फौज वाले, और ये ताकि मसला ख़त्म हो। लेकिन पता नहीं उसके बाद बात ही ख़त्म होगी ना, वो खौफ इतना है, बात नहीं कर सकते, गवर्नमेंट वाले खुद खौफजदा हैं और वो अपने साए से डरते हैं। तो यानी सर तुर्किया में इस्तांबुल के अंदर डेडलॉक क्रिएट हो चुका है हमारी नेगोशिएशन में। यानी टर्की भी कह रहा है कि मुज़ाकरात करो, दोहा भी कह रहा है मुज़ाकरात करो, कतर, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस और पैसा इस कदर ताकतवर है कि अफगानिस्तान लग यही रहा है कि इंडिया की साइड पे चला जाएगा, विच विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अस। लग ये रहा है कि ये जो दौरा हुआ है उनके वज़ीर ख़ारजा का 1 हफ्ते का, उसमें काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हुई है काबुल रजीम की, और उनकी जो हिंदुत्वा जो हैं, जो इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत है हिंदुस्तान की, उनके साथ अब काफ़ी गठजोड़ बढ़ रहा है। लेकिन हम भी अपना होमवर्क ठीक करें। देखें, हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी नहीं है पाकिस्तान में। हमने एक बाड़ बनाई थी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में, जो 2600 किलोमीटर लंबी है। वो बाढ़ क्या काम कर रही है, क्यों नहीं रोकती टेररिस्ट को? और टेररिस्ट अगर आते हैं तो आप उसका करें अजाला। और बाकी हमने जो कोशिश की है सिर्फ बॉम्बिंग वगैरह से, तो अफगान की जो हुकूमत है, दे यूज्ड टू बॉम्ब्स एंड ड्रोन्स, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें मेरे ख्याल में रीजनल अप्रोच की भी ज़रूरत है। जो अफगानिस्तान के 6 हमसाए हैं, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, प्लस रशिया और अमेरिका, हम इनको भी अप्रोच करें ताकि एक रीजनल अप्रोच हो। सबके गिले शिकवे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन अपने हमसाए के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो गिला शिकवा है अफगान रजीम के साथ, वो जायज़ है कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है।
उसको रोकना हमारा फर्ज है और उसके लिए हमें एक रीजनल अप्रोच की जरूरत है। सिर्फ मिलिट्री यूज ऑफ फोर्स से काम नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक सर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़, फ़लस्तीनी भाई बहन हमारे जिन्होंने 2 साल तक इजराइल के मजालिम सहे, बर्दाश्त किए, जेनोसाइड, नस्ल कुशी, अब भी तकरीबन जारी ही है। सीज़ फायर के बाद भी इजराइल ने बहुत दफ़ा उनके ऊपर गोलियां बरसा दी हैं, लोगों की जानें ली हैं। आज ये खबरें आती हैं सर कि मस्जिद अक्सा की बुनियादें खोखली हो गई हैं। ये खबरें दी जा रही हैं इजरायली मीडिया की तरफ से, और ये दी इसलिए जा रही हैं कि वो कहेंगे कि खुद मस्जिद अक्सा नीचे गिर गई, हमने तो नहीं गिराया, प्लान उनका ये बड़ा पुराना है सर कि दज्जाल का पैलेस वहां बनाना है। ये भी खबरें आ रही हैं सर कि आज़रबाईजान, इंडोनेशिया और पाकिस्तानी फोर्सेस मिलकर एक इंटरनेशनल फोर्स बनाएंगे बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो गाजा में दाखिल होगा और वहां पे पीस कायम करेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा, बेहतरी लेकर आएगा। और ये वो खबरें हैं मुशाहिद साहब जो इजरायली मीडिया आउटलेट्स की तरफ से रिलीज की जा रही हैं। मैं चाहूंगा आप इन दोनों पे कमेंट करें सर। पहले तो मैं फ़लस्तीनी अवाम को, बच्चे बच्चियां, मर्द और सबको सलाम पेश करता हूं। उन्होंने जिस जुर्रत के साथ इजरायली बर्बरियत का मुकाबला किया है, ये तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। वी सल्यूट द पैलेस्टीनियंस फॉर देयर स्ट्रगल, नंबर 1। दूसरी बात है कि यस, पाकिस्तान के अगर ट्रूप्स गाजा में होंगे तो जो फ़लस्तीनी घर से बाहर आएगा तो वो देखेगा मुसलमान भाई है, तो सबसे पहले क्या कहेगा, अस्सलाम अलैकुम माय ब्रदर। उसको पता है कि पाकिस्तानी उसको गोली तो नहीं चलाएगा ना। लेकिन 2 उसमें कैविएट्स हैं, ये 2 प्रोवाइजो हैं। मैं एक तो इट शुड बी अंडर यूनाइटेड नेशंस सुपरविजन, नंबर 1, और दूसरा उसमें हमास की डिसआर्मामेंट शामिल नहीं होनी चाहिए। वी कैन नॉट बी पार्टी टू दैट, क्योंकि हमास इज अ जेन्युइन लिबरेशन मूवमेंट, जंग आज़ादी, तहरीक आज़ादी की है, और वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, वो इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है गाजा की। हाँ, हम उस पर अमन कायम करने के लिए, क्योंकि इजरायली निकल जाएंगे बाहर से, तो उसके लिए अगर मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स आती है, जिसमें आपने जिक्र किया इंडोनेशिया का, आज़रबाईजान, तो व्हाई नॉट, इट्स मच बेटर। ऐसे ही है कि अगर श्रीनगर की सड़कों में, बारामूला की गलियों में, ऑक्युपाइड कश्मीर में मुसलमान पीस कीपिंग फोर्स आ जाए, तुर्की या इंडोनेशिया की, तो कश्मीरी कितने खुश होंगे। लुक एट द सेंटिमेंट्स, क्या सी चेंज आ जाएगा। और वी शुड बी देयर, यस, टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। मस्जिद अक्सा सर, मस्जिद अक्सा सर, बिल्कुल मस्त। और एक और चीज है, जो ट्रंप प्लान में एक खामी है कि वो उसमें डेट नहीं दी गई फलस्तीनी रियासत की। फलस्तीनी रियासत का जिक्र है, फलस्तीनी हक खुद इरादियत का जिक्र है, लेकिन डेट नहीं। मैं समझता हूं कि ट्रंप का टर्म खत्म होगा 2028 में। हमें डेट मांगनी चाहिए ट्रंप से कि 2027 में अंडर योर लीडरशिप देयर शुड बी अ पैलेस्टाइन रियासत विद अल कुद्स अल शरीफ, मस्जिद अल अक्सा जिसका हिस्सा है, यरूशलेम एज इट्स कैपिटल। फलस्तीनी रियासत जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम है, जो हमारा क़िबला अव्वल है बाय द वे। और मस्जिद अक्सा को उन्होंने गिरा दिया सर, तो कुछ करेंगे हम या फिर ऑल हेल विल ब्रेक लूज, फिर नई जंग के लिए तैयार हो जाएं, ज़ायनिज़्म वर्सेस पैन इस्लामिज़्म। Ameen, Ameen. Thank you so very much, Senator Mushahid Hussain Sayyed Saab, for your precious time. It's always a pleasure to have you on the show. My pleasure. Indebted for life, sir. Thank you so very much for your time. Viewers, program का अपना feedback social media पे मुझे जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा. I'll see you tomorrow. Until then, Allah Hafiz.